So hello everyone, in this video we are going to discuss about the population ecology. Okay, so अगर हम population की बात करें तो population का मतलब क्या है? The total number of individuals of a species in a specific geographical area which can interbreed under the natural conditions to produce fertile ऑफ स्प्रिंग्स. सो बेसिकली पॉपुलेशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कि आपस में इंटरब्रीड करके नए ऑफ स्प्रिंग्स, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे डॉग्स की एक पॉपुलेशन हो गई एंड ह्यूमन बींग्स की दूसरी पॉपुलेशन हो गई. दे कैन नॉट इंटरब्रीड. डॉग्स जो है, कभी सुना है डॉग्स और ह्यूमन इंटरब्रीड करते हो, डॉग और ह्यूमन का बेबी हुआ हो? नहीं, डॉग्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं, ह्यूमंस आपस में इंटरब्रीड करते हैं. ठीक है, तो ह्यूमंस अलग हो गए, अलग स्पीशीज़ हो गई, अलग पॉपुलेशन होगी ह्यूमंस की, और डॉग्स की अलग हो गई. सो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो हम क्या उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया रह रहे हैं. ओके, सो द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ रीजन अपॉन size of the unit area in the region. So it is number of individuals एक species के per unit area. बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट को हम नेटैलिटी भी बोलते हैं. बर्थ रेट का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर. ठीक है, पर ईयर आपके कितने नए ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हुआ है, कितने नए इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है पर 1000 इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि अगर इन अ पॉइंट पहले कितने थे? 20 लोटस प्लांट्स थे. लास्ट ईयर 20 लोटस प्लांट्स थे. थ्रू रिप्रोडक्शन नए कितने बन गए? अब 8 न्यू प्लांट्स हमारे प्रोड्यूस हो गए, मतलब पॉपुलेशन में ऐड हो गए. तो अब टोटल कितने हुए? नाउ बर्थ रेट अगर आप कैलकुलेट करोगे, बर्थ रेट हमने बोला था नंबर ऑफ बर्थ, कितने नए बर्थ हुए हैं? 8. राइट, कितने नए इंडिविजुअल्स आए पॉपुलेशन में? 8. तो आपने क्या लिख दिया? 8 डिवाइड बाय पहले कितने थे? 20. सो 0.4 ऑफ स्प्रिंग जो है पर ईयर यहाँ पे आ रहा है. देन यू हैव डेथ रेट. डेथ रेट को हम मॉर्टैलिटी भी बोलते हैं, यानी कि पर 1000 इंडिविजुअल्स कितनी नंबर ऑफ डेथ हो रही हैं पर ईयर. राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ, पहले कितनी बटरफ्लाइज थी? 40 फ्रूट फ्लाइज थी. फ्रूट फ्लाइज कितनी थी? 40 थी. अब उनमें से 4 मर गई. 4 मर गई. नाउ डेथ रेट क्या होगा? कितनी मरी हैं? 4 मरी हैं. राइट, नंबर ऑफ डेथ 4. पहले कितनी थी? 40 थी. पहले कितनी थी? 40 थी. सो डेथ रेट आ गया आपका 0.1 इंडिविजुअल पर वीक. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंटरवल आप डिसाइड करते हो वीक के लिए या ईयर के लिए. सेक्स रेशियो क्या होती है? नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल एक पॉपुलेशन है, 100 बंदों की पॉपुलेशन है, 1000 बंदों की पॉपुलेशन है. 1000 में से 60% फीमेल्स हो गई, 40% मेल्स हो गए. तो ये क्या हो गई? उनकी रेशियो होगी कि हम परसेंटेज बता रहे हैं इतने फीमेल्स हैं, इतने मेल्स हैं. नाउ उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आता है एज पिरामिड का. एज पिरामिड क्या होता है? Age distribution percent individual of a given age or age group is plotted for population in which the pre-reproductive age is at base and reproductive age is in middle and post-reproductive. देखो एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे. प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है जो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. राइट, सो वी कैन से प्यूबर्टी से पहले वाले जो बच्चे होते हैं, दे कैन नॉट, छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या हो गए? आपके
प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ में आते हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्टिव आपका आता है प्यूबर्टी के बाद, जो है इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि बुढ़ापे में, जब बुढ़ापा आ जाता है तो दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। सो ये 3 फेजेस होते हैं, एंड इसको जब हम अरेंज करते हैं उसको हम एज पिरामिड बोलते हैं। आपको एक पिरामिड सा मिलेगा, नीचे क्या होता है आपका प्री रिप्रोडक्टिव, देन फिर सेंटर में रिप्रोडक्टिव, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस आपके पास आते हैं। 3 टाइप के यहाँ पे एज पिरामिड्स हैं। एक्सपैंडिंग का मतलब देखो सबसे ज़्यादा जो है आपका प्री रिप्रोडक्टिव है, फिर उससे कम आपका रिप्रोडक्टिव है, और फिर सबसे कम आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, दिस इज़ अ ग्रोइंग। जो एक्सपैंडिंग वाला है, एक्सपैंड ही तो कर रहे हैं। जब आप पहले तो नीचे सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसा होता जा रहा है, राइट। नाउ स्टेबल वाले में क्या होता है कि आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव और जो रिप्रोडक्टिव है वो सेम लेवल पर है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव आपका यहाँ पे कम है उसकी पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग में क्या है, डिक्लाइनिंग के अंदर आपका जो रिप्रोडक्टिव वाला है, रिप्रोडक्टिव वाली पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, और जो आपकी प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे कम है। ओके, नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जो साइज़ होता है पॉपुलेशन का वो स्टैटिक नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट फिक्स, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉपुलेशन के अंदर 100 ही इंडिविजुअल्स रहेंगे, नहीं, उनका जो साइज़ है पॉपुलेशन का वो चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन से वो और नई स्पीशीज़ और नए ऑफस्प्रिंग वो बनाएंगे, तो पॉपुलेशन का, और कुछ उनमें से मर भी जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम दिल्ली की पॉपुलेशन की बात करें तो ज़रूरी नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि पॉपुलेशन फ़िक्स है कि 2 करोड़ बंदे यहाँ पे रह रहे हैं, वो फिक्स पॉपुलेशन है बस, नहीं। कुछ ऐसा होगा, डेथ भी होगी कुछ लोगों की जो बूढ़े लोग हैं, और कुछ न्यू बॉर्न बेबीज़ भी आएंगे, तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो वेरी करती रहती है। साइज़ जो है पॉपुलेशन का वो वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है बाय द टाइम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, प्रेडेशन और वेदर कंडीशंस कैसी हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। पॉपुलेशन साइज़ क्या है कि कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो हैं वो पर यूनिट एरिया रह रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ बर्थ। नेटेलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ बर्थ। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ़ बर्थ हो रहे हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। मान लो 100 की पॉपुलेशन थी, 100 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन थी। अब क्या हुआ, 10 इंडिविजुअल्स और नए बने, नए उनका जन्म हुआ। ठीक है, 10 इंडिविजुअल्स और प्रोड्यूस हुए, तो अब ये इसमें एडिशन हो गया ना, तो अब ये कितना हो गया, 110 होगी पॉपुलेशन। दिस इज़ व्हाट इंक्रीज, मतलब नेटेलिटी से, बर्थ से, नंबर ऑफ़ बर्थ से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज़ योर मोर्टैलिटी। तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा देती हूँ कि हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो नेटेलिटी की वजह से इंक्रीज़ होती है। देन यू हैव मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ़ डेथ्स हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन 100 की थी, उसमें से 20 लोग मर गए, कितनी बची, 80 इंडिविजुअल्स बचे। सो इससे क्या होता है, मोर्टैलिटी से क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, राइट। वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज़ इमिग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज़ के that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. So immigration का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल से जल्दी समझ आएगा आपको। मान लीजिए इंडिया से यूएस 20,000 लोग इंडिया से यूएस चले गए,
जॉब की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से, तो हम मान के चलते कि उनको वहाँ पे अच्छी जॉब मिल गई, तो 20,000 जो लोग थे वो इंडिया से यूएस चले गए। अब इंडिया से जब वो यूएस गए तो यूएस की जो भी पॉपुलेशन थी उसमें 20,000 क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जो भी यूएस की पॉपुलेशन थी 20,000 उसमें क्या हो गए, एडिशन हो गए, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी यूएस की बढ़ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इमाइग्रेशन, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना रीजन छोड़ के, अपना हैबिटेट छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, जिस वजह से उस एरिया की, मतलब जहाँ वो गए हैं, तो यहाँ पे यूएस गए हैं, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे प्लस साइन से इसको डिनोट करेंगे कि हाँ पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ की बढ़ जाएगी। ई माइग्रेशन इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ इमाइग्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सेम एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ। इंडिया से 20,000 लोग जब यूएस गए, तो यूएस की तो हमने बोला कि पॉपुलेशन 20,000 इंडिविजुअल से बढ़ गई, दैट वाज इमाइग्रेशन। ई माइग्रेशन का मतलब है इंडिया के ऊपर ध्यान दो आप, इंडिया की जो भी पॉपुलेशन थी उसमें -20,000 हो गया, -20,000 हो गया, क्योंकि 20,000 लोग वहाँ से अपने हैबिटेट को छोड़ के चले गए हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन में -20,000 आया। दिस इज़ नोन एज ई माइग्रेशन, मतलब लोगों का जब उन्होंने अपनी हैबिटेट को छोड़ दिया, वो कहीं और चले गए, तो उनकी जो हैबिटेट थी वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई। सो दिस इज़ योर ई माइग्रेशन। तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इस केस में क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, तो हम इसको माइनस से डिनोट कर देते हैं। अब रिवाइज करने के लिए आप इस चार्ट को याद रख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेटेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ, डिनोटेड बाय बी से, कैपिटल बी से आप इसको डिनोट करते हो, और कि जितने आपके नंबर ऑफ बर्थ होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, राइट। आपका इमाइग्रेशन से भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, मोर्टालिटी से कम होती है, और ई माइग्रेशन से भी कम होती है। सो हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। नाउ अब हम फॉर्मूला देखते हैं। सो यू कैन राइट दिस पॉपुलेशन डेंसिटी इन दिस फॉर्म, nt+1 is equal to nt plus b plus i minus d plus e। यहाँ पे क्या है, n जो है दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की कितनी डेंसिटी है, t यहाँ पे टाइम होता है, b बर्थ रेट है, i स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन, d फॉर डेथ रेट, e फॉर ई माइग्रेशन, एंड nt जो है वो क्या है, पॉपुलेशन इन द बिगनिंग, यानी कि इनिशियली हमारी क्या पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे हमें पता चलता है। तो आपने सिंपली कैसे याद रखना है, देखो इनिशियली NT थी, बहुत बढ़िया। अब बर्थ रेट प्लस I दैट इज इमिग्रेशन से, अब ये बर्थ रेट यानी कि जो आपकी नेटेलिटी है और इमिग्रेशन से क्या होता है, दोनों को हम एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, माइनस जो आपका डेथ रेट है प्लस ई माइग्रेशन। देखो इनसे क्या होती है, इनसे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, इनसे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, इसलिए हमने इसको इकट्ठा लिखा, राइट। तो अगर हम इनको माइनस करते हैं एंड हियर ये आपकी क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, दिस इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट कि जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी कब इंक्रीज़ होगी, अभी मैंने आपको बताया कि इंक्रीज़ कब होगी, जब b प्लस आई, बर्थ रेट और इमाइग्रेशन का ये जो फैक्टर है, ठीक है, b प्लस आई की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी वुड बी मोर,
राइट। और अगर ये वाला चीज़ बढ़ती है, डी प्लस ई आप इंक्रीज़ करते हो, यानी कि डेथ प्लस ई माइग्रेशन इंक्रीज़ होता है ये वाला फैक्टर, तो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है। ऑल राइट, नाउ सो okay, although total number is most appropriate measure of population density, it is in some cases difficult to determine. So in some cases the percent cover और biomass को हम ऐसा लेके चलते हैं population size को measure करने के लिए। population size को measure करने के लिए कई cases में हम biomass का use करते हैं। For example, 20 Parthenium plants and in a single huge banyan tree. In this case, banyan tree produces more biomass. banyan tree क्या करता है, ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करता है। तो टोटल नंबर हमेशा अप्रोप्रिएट नहीं होता। इन केस बहुत ह्यूज पॉपुलेशन अगर साइज़ है आपका, तो हम टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट करके मेजर नहीं कर सकते। रिलेटिव डेंसिटीज़ आर समटाइम्स आप उसको यूज़ कर सकते हो, रिलेटिव डेंसिटीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नंबर ऑफ़ फ़िश आपने ट्रैप करी पर टैप जो है, एक आप वहाँ पे गए समुद्र के पास, आपने एक बारी कितनी फ़िशेज़ आपने कलेक्ट करी, मान लो 50 करी, तो आप उससे मेजर कर सकते हो कि टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी लेक की। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, आप ऐसे एस्टिमेट कर सकते हो, बट आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। नाउ ग्रोथ कर्व्स के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ कर्व्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल जो है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ये कब होता है, जब आपके सोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फूड और स्पेस, मतलब जो आपके रिसोर्सेज है ना, वो अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू n। सो b का मतलब है बर्थ रेट, d का मतलब है डेथ रेट, एंड आप इसको r लेट कर सकते हो। b माइनस डी को r लेट करते हैं तो हमारे पास dn/dt इज इक्वल टू आर एन आ जाता है। ओके, सो n यहाँ पे पॉपुलेशन साइज़ है, nt पॉपुलेशन डेंसिटी है आफ्टर t टाइम t, एन नॉट कि आपका टाइम ज़ीरो पे कितनी पॉपुलेशन थी। एन नॉट का मतलब क्या है, दिस एन नॉट मीन्स आपकी इनिशियली टाइम ज़ीरो पे कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी थी। आर एक इंट्रिंसिक रेट है ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई तो आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम होता है। ओके, अब हम ग्राफ से समझते हैं कि आपका जो एक्सपोनेंशियल, उससे पहले देखो आर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर मैंने बताया, आर क्या होता है, आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, राइट। सो आर बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, जिससे कि आपको क्या पता चल जाएगा, बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आपको कैसा मिलता है, जे शेप का मिलता है। हियर यू कैन सी, ये आपका क्या है, दिस इज़ योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के अंदर क्या होता है, आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो आपको इस टाइप से जे शेप का कर्व मिलता है। शेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शेप याद रखनी है। नाउ द सेकेंड वन इज़ योर लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व कब होता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, यानी कि जो फूड है और जो स्पेस है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो काफ़ी लिमिटेड है, इट इज़ वेरी लिमिटेड। तो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आपकी कंपटीशन बढ़ जाता है इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, 100 इंडिविजुअल्स हैं एंड उनके लिए बस 10 रोटियाँ हैं, ओनली 10 रोटी, ओनली 10 चपातीस। तो कंपटीशन कितना बढ़ गया, कंपटीशन कितना बढ़ गया ना। तो उनको फाइट करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे खाना है, मुझे खाना है,
तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या होता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, तो इंडिविजुअल्स को फाइट करना पड़ता है सरवाइव करने के लिए, और जो सबसे फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है वो सरवाइव कर जाता है और रिप्रोड्यूस कर देता है बाद में, क्योंकि जब ज़िंदा रहोगे तभी तो रिप्रोड्यूस करोगे। बट हमारा जो पहले वाला केस था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में, हमने देखा था कि वहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। वहाँ पे क्या था कि 1,000 बंदे 100 बंदे हैं, ठीक है, 100 इंडिविजुअल्स हैं, और रोटियाँ उनके लिए कितनी हैं, 1,000 रोटियाँ, तो कितनी अनलिमिटेड, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बट इस केस में रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, सो नेचर में क्या होता है, नेचर एक गिवन हैबिटेट के अंदर एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हैज़ इनफ रिसोर्सेज होते हैं कि वो एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट कर सकती है पॉपुलेशन के, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल। उसके आगे वो कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइलैंड है, ठीक है, एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे मान लो कि 20,000 ट्रीज़ हैं, 20,000 ट्रीज़ हैं। नाउ ये जो 20,000 ट्रीज़ हैं वो कितनी पॉपुलेशन को, मान लो 1 लाख को वो क्या कर सकते हैं, दे कैन, उनको फीड कर सकते हैं कि हाँ भाई 1 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे रह लेगी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, रिसोर्सेज इतने तक ही है कि 1 लाख पॉपुलेशन वहाँ पे रह ले। मान लो अब पॉपुलेशन क्या हो गई, पॉपुलेशन होगी 10 लाख, तो ट्रीज़ क्या हो जाएंगे, ट्रीज़ तो कम पड़ गए ना, तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उस आइलैंड की, वो है 1 लाख, कि वहाँ पे सिर्फ 1 लाख बंदे रह सकते हैं, 1 लाख पॉपुलेशन रह सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कि उसके आगे पॉसिबल नहीं है फर्दर ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, इनिशियली वो क्या शो करते हैं, लैग फेज। देखो यहाँ पे समझो आप, ओके, ये जे शेप वाला जो था वो आपका क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अब ये जो आपका सिग्मॉइड कर्व आपको दिख रहा है, ओके, सो दिस सिग्मॉइड कर्व इज़ फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनिशियली क्या है आपके पास, इनिशियली ये क्या है, लैग फेज़ है, इनिशियली लैग फेज़ है, उसके बाद आपका एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एंड फाइनली जो है यहाँ पे ये ऐसे स्टेबल सा हो जाता है। जब कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये देखो, ये इसकी क्या है, ये पॉइंट जो है दैट इज़ इट्स कैरिंग कैपेसिटी, कि इसके आगे वो और ऑर्गेनिजम्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनिज्म को रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, इतनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद फर्दर कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। तो ये कौन सा शेप क्या है इसकी, ये आपका क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और इसकी शेप कैसी होती है, द शेप इज़, यस, द शेप इज़ sigmoid, okay, this is the sigmoid curve, this one, and ये जो जे शेप वाला था ये किसके लिए था, दिस वाज फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए था, एंड ये जो आपका सिग्मॉइड कर्व है दैट इज़ फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो ये ज़्यादा रियलिस्टिक कौन सा है, ज़्यादा प्रेफर्ड कौन सा है, तो सिग्मॉइड कर्व, दैट इज़ आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो ज़्यादा, इट इज़ कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक, सिंस रिसोर्सेज जो है फॉर ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, कभी ना कभी तो वो लिमिटेड हो ही जाएंगे, राइट, कभी ना कभी तो वो लिमिटेड हो ही जाएंगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई तो कभी ना कभी तो वो कम हो ही जाएंगे रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम पेड़ काटते जा रहे हैं एंड पानी को गंदा कर रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है कि पानी अनलिमिटेड है और आपके पास ट्रीज़ अनलिमिटेड हैं कि आप काटते जाओ, कभी ना कभी तो वो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो फ्यूचर जनरेशन्स जब आएंगी तो उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास सब कुछ अनलिमिटेड है। इट मीन्स कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। सो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल माना जाता है। So this was all for today. If you liked the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.